الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظीम। वही मेरे डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी मेहनत से हम लोगों को एक स्ट्रेटजी बताई और आज कुछ देर बोलने का मौका भी दिया। मुख्तसर बस ये अर्ज करना है कि भाई ये दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है। कब्र में हमारे साथ हमारे अमाल जाएंगे, पैसा रुपया पैसा सब यहीं छूट जाएगा। अगर हम सिर्फ कमाने पर ही ध्यान देते हैं कि बस पैसा आ जाए पैसा आ जाए और हमने आखिरत की फिक्र नहीं करी, तो ऐसा पैसा हमारे किसी भी काम का नहीं है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि मुकद्दर में जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। 1 रुपया भी उसमें कम नहीं होगा, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें इबादत का तड़का लगा दें और अल्लाह तबारक व तआला की रजा का तड़का लगा दें और कमाई को आप दूसरे नंबर पर रखें, अपनी पहली तरजीह अल्लाह तबारक व तआला की रजा को अगर आप बनाएं और सेकेंडरी आपकी नज़र में रुपया पैसा हो, तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पैसा कमाना हमारे लिए बहुत आसान कर देगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, रिस्क जो है ना, रोजी, वो दो तरह की है। एक वो रोजी होती है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है और जिसमें बंदे की मेहनत बहुत कम होती है, थोड़ी मेहनत और बेतहाशा रुपया पैसा। आपने मार्केट में कई लोगों को देखा होगा कि बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन बेतहाशा रुपया पैसा उनके पास आता है। और ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पैसा उनके पास नहीं आ पाता। तो रोजी जो है वो दो तरह की होती है। एक वो है कि जिसमें इंसान की मेहनत को दखल होता है कि इंसान बस अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके बस बेतहाशा दिनों रात रुपया पैसा कमाने में लगाता है। तो फिर ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि भाई अब इस बंदे को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। ये जितनी मेहनत करेगा उतनी रोजी इसको मिलेगी। एक मिसाल दे के मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी इंसान को प्यास लगी, अब उसके पास दो रास्ते हैं। ये एक मिसाल में दे रहा हूँ कि उसके सामने अब दो रास्ते हैं। या तो भैया आप उनको कुल्हाड़ी दी जाए कि भैया जाओ और अपना उनको वो जमीन खोदने के औजार और दिए जाएं कि भाई जाओ जमीन खोदो, कुआं बनाओ और पानी पियो। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि इंसान को प्यास लगी, वो कुएं के पास जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कि वो कुएं का पानी ऊपर आए, वो पी के चला जाए। तो दो तरह के रास्ते हैं। तो हम लोगों को वो रास्ता चुनना है जिसमें मेहनत कम रुपया पैसा ज्यादा। वो वाला रास्ते से अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा हमें पनाह मांगना है कि जिसमें हमारी बहुत ज्यादा मेहनत हो, रुपया पैसा कम हो। अगर दूसरा रास्ता हमने इख्तियार किया कि मतलब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करी और बस दुनिया के अंदर लग गए, मेहनत कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बस इंसान दिनों रात एक करता रहेगा, खून पसीना बहाता रहेगा, लेकिन उसको वो कामयाबी और उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना वो चाहता है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की रजा और अल्लाह की फर्मा बरदारी को उसने पहले नंबर पर रखा और रुपये पैसे को दूसरे नंबर पर रखा, तो आप देखेंगे कि उसको जो पैसा मिल रहा है बहुत आसानी के साथ मिलेगा। हम स्टॉक मार्केट की मिसाल लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलो दिमाग में खुद ब खुद ऐसे स्टॉक डाल देगा कि वो भागेंगे। मतलब हमारे हमसे ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आएंगे ही नहीं कि जिससे हमें नुकसान हो। हमारे पोर्टफोलियो में वही स्टॉक आएंगे जिससे हमें फायदा हो और वो पैसे में बरकत भी होगी।
अगर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के साथ हमने पैसा कमा भी लिया तो वो पैसा क्या होता है, या तो डॉक्टरों में चला जाता है, पता ही चला कि घर के अंदर एक दो कोई ना कोई हमेशा के लिए बीमार पड़ा है, या तरह तरह की परेशानी आ रही है। ऐसा भी नहीं हुआ तो पता ही चला कि रुपया पैसा तो है लेकिन बच्चों की तरफ से परेशानी खड़ी हो गई, बीवी, मतलब कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी होगी उसका असर हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर भी जरूर दिखेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हर स्ट्रेटजी से आप पैसा कमाएं और खूब ज्यादा पैसा कमाएं, तो आप पैसों की फिक्र कम करें, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी और उसकी रजा की फिक्र ज्यादा करें। हमारी अव्वलीन कोशिश ये होना चाहिए कि भाई हमसे कोई गुनाह ना हो और कोई नेक अमल हमसे छूटे ना। बस अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करते जाए, 5 टाइम की नमाजों की पाबंदी करें और दुआ खूब मांगे, और उसके साथ साथ अपने आप को गुनाहों से बचाएं। फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप जो भी कमाएंगे, जिस, वो कहते हैं ना कि मिट्टी पर भी हाथ रख दिया तो वो सोना बन गया। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी के साथ ट्रेडिंग करेंगे, कारोबार करेंगे, तो हमारी हमारी हालत वही होगी कि जहां भी हम हाथ रखेंगे तो वो सोना भी मिट्टी बन जाएगी। इसलिए बस यही अर्ज करना है कि दुनिया दुनिया में हम ना लगे रहें, हर तरफ बस स्टॉक मार्केट और शेयर और ये तो वो, ऐसा ना हो। हमारी जिंदगी के अंदर पहली तरजीह आखिरत हो, पहली तरजीह जो है वो हमारी अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी हो। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे लिए दुनिया बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देगा। और अगर खुदा न खास्ता हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करी, बस पैसा कमाने में लगे रहे, पैसा कमाने के लिए हमने उसको, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज किया, हमारी जिंदगी के अंदर से गुनाह हमने खत्म नहीं करे, तो फिर हम देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए दुनिया को बहुत ज्यादा मुश्किल कर देगा। हम दिनों रात बस पैसा कमाने में लगे रहेंगे, हमारा दिमाग पैसा कमाने में उलझा रहेगा, ना खाने में मजा आएगा, ना पीने में मजा आएगा, ना सुकून से नींद आएगी। और ऐसे आप किसी भी काम में ऐसे हम उलझ जाएंगे कि ना तो हमें कोई वक्त मिलेगा, ना हम कहीं आ जा सकते हैं। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पैसा हमारे हाथ में जरूर होगा लेकिन हम उस पैसों से बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकते। तो ऐसी जिंदगी से पना चाहें, अव्वलीन तरजीह आखिरत को दें, अल्लाह तबारक व तआला की रजा को दें, और सेकेंडरी के अंदर पैसा कमाने की कोशिश करें। बस ये मुख्तसर सी बात आपसे अर्ज करना थी कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा को अव्वल बनाएं और पैसा कमाने को सेकेंडरी रखें। फिर इंशाअल्लाह आप देखें कि माल के अंदर बरकत भी होगी, कारोबार के अंदर बरकत होगी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि कारोबार के अंदर आसानियां पैदा हो जाएंगी। बस ये मुख्तसर बात अर्ज करना थी। डॉक्टर साहब चालू कर दें, काफी सारे लोग तो आ चुके हैं वैसे। बहुत उम्दा, और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत कीमती बातें बताई 7-8 मिनट के अंदर। ये चीज़ें को जब हम अमली तौर पे अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे तो बहुत सुकून मिलेगा। मुझे दूसरों का तो पता नहीं, अच्छी खासी एक नौकरी छोड़कर मैं जब सऊदी से बेंगलोर को आया, यही खालिस नियत थी कि वालिदैन की खिदमत करेंगे, बच्चों की अच्छी तरगीब करेंगे। रिस्क का तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली है, तो अल्लाह की तरफ मैं तवज्जो हो गया। आज इसी शेयर मार्केट से मैं उतना ही तकरीबन कमा लेता हूं जितना मैं सऊदी में कमाता था। मैंने जब अल्लाह के ऊपर हमने हमारे अपने आप को सबमिट कर देते हैं तो ऐसे ऐसे स्टॉक जैसा मुफ्ती साहब के है कि वैसे ही वो मिलते गए। ना हमने उसकी ज्यादा छाननी की, ना उसके ज्यादा हमारा कोई इल्म था। बस जब अल्लाह ने तय कर लिया है जिस बंदे को कामयाब करना, जिस बंदे को देना, वो जरूर दे के रहेगा। तो हम मुफ्ती साहब की बातों को हर वक्त रेगुलरली सुनते रहेंगे। बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान करम कि हमारे बीच में ऐसे मुफ्ती कराम भी हैं जो हमें हर वक्तन सत्तन आगाह करते रहेंगे, नसीहत देते रहेंगे। किसी को भी उनकी बात से कोई बुरा या कोई नेगेटिव लेना जरूरी नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान करम शुक्र कि हम ऐसे चैनलों में बैठे हैं जहाँ पे मुफ्ती इकराम और दुनिया के जितने नॉलेज वाले, इल्म वाले लोग हैं, उन सब के साथ हम हर एक हमारे जो कौम का लड़का, हमारे कौम की कोई आदमी, कौम का कोई औरत, कौम की कोई बहन बैठी है, हम उनको सब को लेकर चलेंगे। मुफ्ती साहब स्क्रीन नजर आ रही है? अभी धुंधली है, अभी साफ नहीं हुई वो। जी एक सेकंड, अभी नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है। अगर कोई और साथी बता दें, हो सकता है कि अब क्लियर हुई है। क्लियर है भैया, क्लियर है। अब हुई है क्लियर।
चले आज सेशन का आगाज दोबारा करते हैं। ये कैप्सूल स्ट्रेटेजी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से इसको पोस्टर बनाया। हमारे एमएस भाई ने भी पोस्टर बनाया कि यहाँ पे उन्होंने कहा, एक साहब ने कहा कि सीजन का आज खत्म है, एमएस भाई ने कहा कि रीजन का आज खत्म है। इस से जो 1 घंटे बाद आप खुद सोच के बताओ, क्या हमारा रीजन, यानी रीजन का मतलब वजह है, और क्या कोई वजह बचती है कि और दोबारा आप सीखेंगे सीखेंगे सिर्फ सीखते रहेंगे? क्या आपका सीखना कुछ हद तक आज खत्म हो गया? मुफ्ती साहब, आज इसके अंदर मैं बिस्मिल्लाह का लफ्ज है, इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही है ना? तो बिस्मिल्लाह इतना बड़ा लफ्ज है, जैसे कि मैं एक सिर्फ 2 मिनट लूंगा एज ए डॉक्टर पर्सपेक्टिव बताने के लिए। मुफ्ती साहब ने ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ी कीमती बातें बताई है। एक मर्तबा एक पेशेंट, डॉक्टर जो दीनदार डॉक्टर था, पेशेंट भी जो है ईमान वाला था, वो हर वक्त उस डॉक्टर के पास जाया करता था, हर वक्त, मतलब 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में, अक्सर वो डॉक्टर पास जाता, अपनी कोई बीमारी को बताता और इलाज करा लेता। तो वो भी तंग आ गया था कि कितनी बार मैं बीमार पड़ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब तो दीनदार थे, माशाल्लाह अल्लाह वाले थे। तो उस मरीज ने पूछा कि डॉक्टर साहब, ये कितनी बार मैं बीमार होता हूँ, कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है आपके पास कि मेरी बीमारी हमेशा के लिए चले जाए? तो डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह अल्लाह वाले थे, मुस्कुराते बोले, बेटा बिल्कुल इसका इलाज है, इसकी बीमारी है। तो मरीज एकदम ताजुब हुआ, तो आपने मुझे वो इलाज क्यों नहीं दिया पहले से? बेटा आज आपने इसका इलाज पूछा है तो मैं आज इसका जवाब बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, क्या इलाज है, मरीज ने पूछा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हर बीमारी जो दुनिया में होती है वो खाने से होती है, या कोई चीज अपने हाथ से लेके पीने से होती है, कोई चीज जो भी हम खाते हैं ना उससे होती है। ठीक, तो उसका क्या इलाज है? उन डॉक्टर साहब ने कहा कि जब भी तुम कोई अपने हाथ से खाना खाओ, जब भी कोई हाथ से तुम कोई पानी पियो, जूस पियो, कुछ भी पियो, हमेशा बिस्मिल्लाह बोल के पियो। तो मरीज साहब ताजुब हो गए। सिर्फ इतनी सी बात कहा कि बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह की तरफ से बिस्मिल्लाह कहना। उन्होंने पूछा कि इससे क्या मेरा जो है इलाज में फर्क पड़ेगा? तो उन साहब ने कहा कि देखो, अल्लाह ताला ने जितने भी नेमतें इस दुनिया में दी हैं, उन नेमतों में एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है। फॉर एग्जाम्पल, रोटी है, रोटी के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। पानी है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो हम जैसे डॉक्टर आज हम समझते हैं कि पानी के अंदर 100 हजारों माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। खाने के अंदर जो फूड जो होटलों से मिलता है या घरों में भी पकता है, ओपन रहता है, उसके अंदर कोई वायरस या जुरासीम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला उस नेमत के या उस खाने के, उस पानी के अंदर की अच्छाई को बरकरार रखकर बुराई को हटा लेता है। सिर्फ यही चीज है कि जब भी हम कोई चीज को हम शुरू करें, कोई कारोबार करें, कोई खाना खाएं, कोई पानी पिए, मेहरबानी करके हमेशा बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करें, ताकि अल्लाह का वादा है कि उसके अंदर की बुराई या टॉक्सिन या जो भी एक रकम की जो एजेंट होता है जिससे हमारे जिस्म को तकलीफ दे, वो अल्लाह ताला उसको हटा लेते हैं। चले बिस्मिल्लाह की इस पे शुरू करते हैं। कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? मुफ्ती साहब मेरे साथ बने रहेंगे? जी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत सारे जो है माशाल्लाह जो लोग सीख रहे हैं, तो जब भी होमवर्क देता हूं तो मोहसिन शेरपुरा, अली, इन्होंने बड़े अच्छे होमवर्क किए हैं। ये देखिए, लोगों को मैं स्क्रीन पे लाकर उनकी हिम्मत अफजाई करता हूं। अज्जू भाई ने भी अच्छा होमवर्क किया है, इब्राहिम भाई ने भी अच्छा होमवर्क किया है। अल्तमाश, नवाज पाशा साहब, आप होमवर्क दे के गायब मत हो जाओ। आप जो भी होमवर्क देते हो हम उसको स्टडी करते हैं। आपकी स्टडी का हमने रिप्लाई दिया, भले ही आप क्या सोचकर डाले, मगर हमारे जो जवाब का आप वापस समझिएगा इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब, ये दुआ पढ़ लीजिए और आप बता दीजिए कि हर कारोबार से पहले ये दुआ की क्या अहमियत है। ये एक दुआ मासूरा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला से एक तो इल्म नाफे मांगा गया है, ऐसा इल्म जिससे इंसान को फायदा हो, और रिज़्क़ तय्यबा और पाकीज़ा रिज़्क़ मांगा गया, और ऐसा अमल जिस पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाए और मकबूल हो। बहुत अच्छी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। माशाल्लाह। तो सब लोग भाई, इस दुआ इतनी छोटी सी है, इसको मेमोराइज कर लो। स्टॉक का ट्रेड लेना है, 1 सेकंड का काम है।
1 मिनट की भी ये दुआ नहीं है, 20 या 25 सेकंड में दुआ पढ़ लो, स्टॉक को आप बाय या सेल कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब ये क्या नजर आ रहा है? फुटबॉल का मैदान, दौड़ का मैदान, दौड़ का मुफ्ती मैदान साहब है। हर चीज फुटबॉल का मैदान नहीं होता, ये आपका ट्रैक है। ट्रैक ट्रैक मतलब जो है ना, ये रनिंग ट्रैक। रनिंग ट्रैक मतलब जो अगर आप कोई आदमी या कोई देखते हैं गेम्स होते हैं ना ओलंपिक, उसमें ना ये ट्रैक पे लोग भागते हैं। जो हमारी जो कैप्सूल स्ट्रेटेजी को आज मैं अलग तरीके से क्या बता रहा हूं कि ये 4x4 रनिंग रेस है। क्या है ये? 4 लोग भागते हैं, 4 लोग टीम बनाकर, यानी इसके हाथ में एक जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एक बैटन। बैटन इंग्लिश में कहते हैं, एक रकम का छोटे समझ लें कि वो रोटी बेलने के लिए वो लेते ना, उस तरीके का डंडा है ये। तो ये डंडा लेके भागता है, उसी के पार्टनर को देता है। यानी यहां से शुरू करके एक आदमी दौड़ते हुए इसको देता है, दूसरा आदमी दौड़ते हुए तीसरे आदमी को देता है, तीसरा आदमी दौड़ते हुए चौथे को देता है, और चौथा आदमी फिनिश लाइन पे आके जो भी सबसे कम वक्त में इसको पार कर लेगा वो कामयाब हो जाता है। इसको कहते हैं 4x4 रिले। अगर इसको आप कैप्सूल स्ट्रैटेजी को समझे कि 4x4 रिले से इससे क्या लेना देना है, ये हो गया मुफ्ती साहब मंथ का है। क्या है ये? मंथ का। मंथ वाले को देखकर हम किस पे आते हैं? वीक वाले पे। वीक वाले को देख के हम किस पे आते हैं? डेली पे। डेली पे आके हम एंट्री एग्जिट किस पे कर लेते हैं? 15 मिनट। यानी हमारा फिनिशिंग लाइन 15 मिनट पे हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि समझाने के लिए कि बहुत ही इजी सी चीज है, आपको 4 चीजों का ख्याल करके इस काम को आगे करना है। आज का मौजू या आज का टॉपिक है कैप्सूल्स के 4 यार। अभी जो मैंने पहली पिक्चर में बताया वो सिर्फ 4 चीजें शरायत पूरी करनी थी, मंथ, वीक, डे और 15 मिनट पे एग्जीक्यूट यानी एंट्री या एग्जिट करना है। अब क्योंकि हमारे लोगों को हमने देखा है कि भाई इतने सारे इंडिकेटर्स लगाते, इतने सारे झंझाल बना के वो चार्ट को तो इतना सत्यानाश कर देते मुफ्ती साहब, यकीन मानो कभी कभी चार्ट देख के छोड़ो स्टॉक में लॉस या फायदा हो ना हो, वो चार्ट देख के आदमी आधा बीमार पड़ जाता, और ये क्या मुसीबत में पड़ गया उनको। तो मैं मेरे दोस्तों को, मैं मेरे बहनों को, मैं मेरे अजीजों को ये बताना चाह रहा हूं, कैप्सूल्स के लिए सबसे आसान इंडिकेटर जो हमने स्टडी की वो ये 4 हैं। नाम पढ़ दीजिए मुफ्ती साहब। स्क्रीन डाउन हो गई थोड़ी सी। नहीं, वो आपके मोबाइल पे स्क्रीन डाउन हुई है शायद, इधर तो सही लग रहा है ना। दूसरे कोई साथी बताए स्क्रीन सही है डाउन। भैया, चेंज करके देखो भैया। हाँ अब आया। RSI, CCI, EMA 9, EMA 7। वेरी गुड। यानी इतने छोटे से यानी क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स हैं, एकदम आसानी से समझ में आ जाए। और एक बार दोबारा बता रहा हूं, कैप्सूल्स के हैं यार 4, एक है RSI, एक है CCI, EMA 7 और EMA 9। अब हम देखते हैं कि इनका हम लोगों के ट्रेडिंग में क्या रोल है, क्या इनकी अहमियत है। क्योंकि मैं हर चीज बेसिक से पढ़ाना पसंद करता हूं। काफी सारे यहाँ पे हजरात माशाल्लाह मेरे से 100 टाइम्स ज्यादा नॉलेज रखे होंगे, काफी सारे हजरात को बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। तो मेरा मकसद है मेरी उम्मत के भाई बहनों को साथ में लेके चलना। RSI ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी इसके अंदर ये बताना चाह रहा है कि ये एक रकम का टेक्निकल इंडिकेटर है जो मोमेंटम ट्रेडिंग में फायदा है। मुफ्ती साहब, मोमेंटम ट्रेडिंग, हम लोग जो कैप्सूल जो करता है वो कैप्सूल मोमेंटम को पकड़ता है। कैप्सूल क्या करता है? उस तूफान को भनप लेता है कि ये तूफान खैर के लिए आ रहा है या तूफान बर्बादी के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे एक रकम का पिक्चर देखो, ये मोमेंटम बता रहे। तो हमारी जो कैप्सूल का पूरा दारोमदार किस पे है? मोमेंटम पे है। तो उस मोमेंटम को अगर हम देखें क्या क्या कौन से इंडिकेटर से हम और पकड़ मजबूत कर सकते हैं, उसके अंदर है एक इंडिकेटर RSI। अब RSI को और जरा डिटेल में देखें। RSI क्या करता है? आपकी स्पीड एंड मैग्नीट्यूड को पकड़ता है। इस लफ्ज को पकड़े, स्पीड। अगर मुफ्ती साहब एक सामने 2 व्हीलर चला रहे हैं, मुफ्ती साहब 2 व्हीलर अपने घर से मस्जिद तक 2 व्हीलर जोर से चला रहे ना मुफ्ती साहब 2 व्हीलर को। जी चला रहा। तो मुफ्ती साहब बोलते हैं मैं कुछ स्पीड पे जाऊंगा। मुफ्ती साहब की स्पीड को हम अपने दिमाग में समझते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट ना मुफ्ती साहब? जी।
और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल मुफ्ती साहब का घर यहां पे था, मस्जिद का डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर, तो यानी ये हो गया स्पीड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो इसको कहते हैं RSI। यानी मुफ्ती साहब अपने घर से निकले बाइक लेके 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे गए और उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। तो समझ लें कि जो लोग नए हजरात हैं, मुफ्ती अकराम हैं, जिन लोगों को पता नहीं कि स्पीड किसे कहते हैं, मोमेंटम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, ये हो गया इसका मतलब। स्पीड यानी तेजी, मैग्नीट्यूड यानी दूरी। तो RSI वो इंडिकेटर है जो स्टॉक की तेजी को भी बताता है और कुछ दूरी तक का भी अंदेशा दे देता है कि भाई ये स्टॉक कितनी दूर तक जाएगा। तो इस दूरी को मेजर करने के लिए RSI एक ग्राफ के शक्ल में आता है। कौन से ग्राफ के शक्ल में आएगा मुफ्ती साहब? लाइन ग्राफ। कौन सा शक्ल है ये? लाइन में। तो उसकी जो नाप तोल है वो 0 से लेके 100 की एक स्केल पे होती है। कितनी की है? 0 से लेके 100 की स्केल में होती है। ये इंडिकेटर भी मेरा नहीं है। हम लोग कोई भी इंडिकेटर जो बाजार में यूज करते हैं वो फलाने साहब ने इसको जो है वेल्लेस विल्डर जूनियर ने 1978 में ही बता दिया। यानी 40-45 साल से इस इंडिकेटर को लोग यूज कर रहे हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। हम भी यूज कर रहे हैं, हम भी अपने स्टॉक्स की कमाई में इससे इजाफा करें इंशाल्लाह। तो अभी एक चीज में समझा दिया, RSI क्या होता है। ये मोमेंटम को पकड़ता है और आपकी स्टॉक की स्पीड को और आपकी स्टॉक की ड्यूरेशन को बता देता है। अगर हम मोटा मोटा समझे कैसे RSI कैलकुलेट करते हैं, मैंने सिर्फ स्लाइड पर रख दिया है। आप लोग वीडियो जब अपलोड हो जाएगा स्टॉप करके देख लेना। यहां पे मैं डिस्कस करूंगा तो फिर लोग बहुत ज्यादा फिर वो हिसाब किताब में चले जाएंगे। हमको इसमें से क्या उठाना है? 2 चीजें उठानी है, एक तो स्पीड पकड़नी है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड पकड़ना है। ये तो बात समझ में आ गई। अब स्पीड और मैग्नीट्यूड पकड़ने के लिए 0 से 100 के स्केल में उन्होंने 2 रीडिंग को निकाला है। एक रीडिंग है मुफ्ती साहब 70, एक रीडिंग है 30। समझ में आ गई बात? अगर कोई स्टॉक जब आप परचेस करने जाते हो कि लगता है कि उसकी रीडिंग 70 और उसके ऊपर है, तो वो स्टॉक का मतलब क्या हो गया? ओवर ब्रॉड सिचुएशन। समझ रहे बात आप? ज्यादा वो स्टॉक को खरीद लिया गया है। तो यहां पे ये बता रहा है कि अब जरा रुक जाओ। ये डे के स्केल पे देखें, आप डे के चार्ट पे देखें। मेरे जितने भी जो चारों इंडिकेटर में बताऊंगा उनको उसके वक्त पे देखें। RSI, CCI और EMA7 डे की शक्ल पे देखना है, ठीक है? तो और दोबारा बता रहा हूं, जब भी RSI 70 के रीडिंग के पास या उसके ऊपर है तो वो ओवर ब्रॉड सिचुएशन कहता है। अगर RSI 30 या 30 के नीचे चला गया तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन कहता है। यानी हमको ये 70 वाली रीडिंग के करीब या 30, 70, 71, 72, 75, 30, 28, 29, 27 पे फिलहाल स्टॉक को उस दिन नहीं परचेस करना, उस दिन छोड़ देना। ठीक है मुफ्ती साहब, समझ में आ गई? जी जी। और ये RSI अक्सर देखिए ट्रेडिंग जो है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही ज्यादा इफेक्टिव है। यानी अगर कोई स्टॉक इस तरीके से जा रहा है, जब भी RSI की पकड़ मजबूत होती है। अगर इस तरीके का साइडवे मार्केट है, RSI का कोई रोल है ही नहीं। साइडवे मार्केट में हमारे क्रॉस ओवर आते नहीं, आप बेफिक्र हैं। क्रॉस ओवर आने के बाद ही RSI का आप तड़का लगाओ, अपने ट्रेड को बिस्मिल्लाह करो। मुफ्ती साहब ये RSI को मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है। आप देखिए RSI की यहाँ पे जो इसने रीडिंग जो लगाई ना, स्केल, ये स्केल दिख रहा है मुफ्ती साहब? जी। इसने 20, 40, 60, 80 का रेंज लगा के रखा है। आप जो भी चाहिए रेंज लगा लें। मेरी रिकमेंडेशन है आप भी 20 और 80 का रेंज लगाएं अपने जो भी इन्वेस्टिंग का क्या बोलते हैं चार्ट पे या ट्रेडिंग पे। अब अगर आप 20 और 80 का पकड़ेंगे, 70 के ऊपर का भी दिख जाएगा, 30 के नीचे का भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 70 की लाइन ये है। ये लाइन कितने की है मुफ्ती साहब? 70। ये कितने की लाइन है? ये 30 की। तो अगर इस बीच में स्टॉक रहा तो वो हेल्दी है। और एक एक बात बताता हूं, अगर इस तरीके की लाइन होगी ना जिस दिन आप परचेस कर रहे हैं इस रेंज में, ये बड़ी अच्छी निशानी है। अगर इस तरह की लाइन है ना, ये सही निशानी नहीं है RSI की, जो मैं समझ रहा हूं। आगे बहुत जो समझदार हजरात है बताएंगे। दोबारा बता रहा हूं, RSI का जब आप देखोगे इंडिकेटर परचेस से 1 मिनट पहले, बता रहा हूं आपको पूरा होमवर्क करना है। मंथ, वीक, डे, 15 मिनट हो गया,
ऑर्डर बुक देख लिए, सही ऑर्डर बुक में कोई ज्यादा झोलझाल नहीं है, 5 चीजें हो गई। छठवीं चीज आरएसआई, मेहरबानी करके आरएसआई का प्लॉटिंग आप 20 और 80 के बीच में कर लो। 20 और 80 के बीच करके आपको 70 और 30 के बीच में झूलना चाहिए आरएसआई। और झूलते हुए अगर आरएसआई की दंडी इस तरीके की है, बिस्मिल्लाह, अगर आरएसआई की दंडी इस तरीके की है उस दिन रुक जाओ, मत करो। तो यहां पे इस चार्ट में बता रहा है कि आप देखो ये जोन क्या हो गया मुफ्ती साहब, ये अपना बायर जोन, नहीं, ये 70 का ये है, 30 का ये है। अब जब भी कोई स्टॉक ये जोन के ऊपर चला गया तो इसका मतलब क्या है, 70 से ऊपर गया तो वो, हाँ ये 70 से, ये 70 ओवरबोट है वो। हाँ देखो भाई कितनी छोटी सी निशानी है, बिल्कुल समझ जाओ 70 के ऊपर है तो मेहरबानी करके उस दिन रुक जाओ। उसी तरीके से मुफ्ती साहब नीचे की तरफ गया, ये 30 है, 30 के नीचे का रेंज है, इसको क्या कहते हैं, ओवरसोल्ड है। बस सिंपल सी बात है, ओवर ब्रॉड ओवर सोल्ड, समझ जाओ आप। डे पे, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं सिर्फ डे का आरएसआई देखता हूं क्योंकि उस दिन मेरे को ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। तो आरएसआई आपको उस दिन ट्रेड लेने से रोकेगा या लेने के लिए कहेगा, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। तो ये एक दोस्त के बारे में मैंने कह दिया। सवाल जवाब हम 1-2 लेंगे और रात में इन्हीं 4 चीजों के मुतालिक कैसे मैं ट्रेड लेता हूं, कैसे ट्रेड में जब मतलब अपने जो चार्ट में 4 चीजों को ऐड करके हम ट्रेड की पोटेंशियल को चेक करें। बहुत ही बेहतरीन और एक जो दोस्त है कैप्सूल का वो है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। इसको भी बनाने वाला कोई बाहरी अमेरिकन ही है, डोनाल्ड लैम्पर्ट, डॉक्टर नईम नहीं बनाता है। डॉक्टर नईम ने सिर्फ कॉपी करा है, इधर से उधर से कर कर करके उसके बारे में फुल पढ़ते हैं, पढ़कर हम वो इल्म को लोगों में जाया करते हैं। हमारा अपना कोई इसके अंदर इल्म नहीं है, समझने का जरिया है। एक आदमी कोई भी इंडिकेटर को लेके वो अपने हिसाब से अपने दिमाग से उसको समझाता है लोगों को। ये भी मेरी अपनी कोई जात की बड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारे दिमागों को, दिलों को खोलते हैं और लोगों तक इल्म देने के लिए एक जरिया अल्लाह ताला हमको चुनते हैं। तो अब जाते हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स। मुझे बिल्कुल पता है यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये इंडिकेटर के बारे में पता ही नहीं होगा। ट्रेडिंग व्यू में भी है मुफ्ती साहब, investing.com में। मुफ्ती साहब को पता था क्या ये? नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम, मेरे लिए नया है ये। आरएसआई तो फिर मुझे मालूम था, ये नया है। अब जैसे कि आरएसआई भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है, कैप्सूल के लिए ये बड़े भाई हैं, यानी आरएसआई से भी अच्छा इंडिकेटर है ये मेरे नजर में। कैप्सूल के लिए बहुत ही आसान है, सिर्फ आप इंडिकेटर में CCI डालो आ जाता। क्योंकि आप लोगों को तो ये चीज बिल्कुल शायद नहीं है, कुछ लोग माशाल्लाह पहले से ही जान चुके हैं। ये जो है आप समझे मुफ्ती साहब क्या करता है कि अगर आपने CCI को डाला, चार्ट आप देखते हैं डेली पे, मंथली पे, वीकली पे, तो इस हिसाब से वो CCI उस दिन का हिसाब करेगा या उस वीक का करेगा, उस महीने का करेगा, बरोबर। अगर मैंने उस दिन का, अगर क्योंकि मैं जितने भी इंडिकेटर हम बता रहा हूं परचेस के वक्त देखना है, अगर हमने कोई एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, आरएसआई भी ओके है, अब CCI डाल के देखा, CCI क्या बताता है कि एक इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब एक अनुमान या अंदाजा है कि वो करंट प्राइस लेवल को लेकर एवरेज प्राइस लेवल, यानी फॉर एग्जांपल आज सुबह में 9:30 से लेके ये एवरेज देखता है कि जो दिन का जो प्राइस जो मूव हो रहा था उस प्राइस के मूवमेंट को करंट मार्केट प्राइस से साथ पूरे दिन के एवरेज को कंपेयर करता है। यानी दोबारा बता रहा हूं, कमोडिटी चैनल इंडेक्स वो मेजरमेंट है जो करंट प्राइस लेवल को एवरेज प्राइस लेवल उस दिन का, या अगर आप CCI उस हफ्ते पे देख रहे हैं उस हफ्ते का, या CCI को महीने पे देख रहे हैं तो उस महीने के पीरियड को देखकर एक नंबर देता है आपको। क्या देता है मुफ्ती साहब? एक नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने CCI का नंबर 100 के ऊपर रहा, +100, मुफ्ती साहब को आवाज आ रही है? हेलो, कोई और बता दे, आवाज आ रही है तो कंटिन्यू करता हूं। आवाज आ रही है ना? आ रही है। ओके, तो अगर CCI का नंबर, सिर्फ आपको मैंने डिटेल जो बताया ना वो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है, असल निचोड़ क्या है, अगर CCI +100 के ऊपर हो गया बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो, खरीद लो। अगर CCI -100 के नीचे चला जा रहा है
उस स्टॉक को मत लो। इतना ही मैं बताना चाह रहा हूं। सीसीआई से आपको सिर्फ क्या करना है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स है, ये एक रकम का आरएसआई जैसा ही है जो करंट मार्केट प्राइस को उस पीरियड के एवरेज प्राइस के साथ कंपेयर करता है। अगर कंपेयर करते हुए आपको सिग्नल देगा किस पे, प्लस पे, प्लस के ऊपर है तो वो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, और 100 के ऊपर चला गया ना, ये दौड़ जाएगा स्टॉक प्राइस। अगर -100 के नीचे आया ना तो डाउन ट्रेंड हो गया। तो दोबारा ये सीसीआई और आरएसआई एक रकम से दोनों सेम है। अगर आप इस चार्ट पे देखो सीसीआई का, मैं सबसे ज्यादा सीसीआई इस्तेमाल करता हूं। मुफ्ती साहब ये सीसीआई का जो है ना प्लॉटिंग, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये नीचे नीचे के जैसा -100, -200, -300 नीचे जाएगा। ये रही 100 की लाइन, 100 की लाइन। जब भी 100 की लाइन के ऊपर आया ना, ये देखिए यहाँ पे 100 की लाइन, जैसी 100 की लाइन के ऊपर आया ना, ये देखिए रेंज कैसे जा रहा है। तो आप देखिए 100 की लाइन के ऊपर ही रहा, ये पूरा रहा। तो जब भी 100 की लाइन को नीचे छोड़ दिया, समझ रहे, नीचे छोड़ के ये यहां तक भी ठीक ठाक रहेगा। जैसे ये -100 हो गया, समझिए बात आप, मेरे को सिर्फ 2 नंबर बताने आपको, +100, -100, +100 बिस्मिल्लाह कर लो, -100 फौरन निकल जाओ उससे। देखिए -100 के बाद से ये पूरा नीचे चला गया। तो दोबारा बता रहा हूं, आरएसआई और सीसीआई तकरीबन मिलते जुलते हैं। बस आपकी हिम्मत के लिए मैं कह रहा हूं कि ये आपके कैप्सूल के दोस्त हैं, आरएसआई और सीसीआई। ठीक है मुफ्ती साहब, बात समझ में आ गई? मैं इसको लाइव मेरे चार्ट को मैंने आगे बताया है, उस पर दिखाऊंगा कि मैंने आरएसआई और सीसीआई कैसे इस्तेमाल किया है। अगला जो दोस्त है, बड़ा आसान सा दोस्त है, इसको कहते हैं ईएमए। ईएमए 2 टाइप के हैं हमारे कैप्सूल्स के लिए, क्योंकि हम कैप्सूल्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और टर्म ट्रेडिंग के लिए। टर्म भले वो वीकली यानी 6-8 महीने या 15, 16, 20 हफ्ते या 1.5 साल 2 साल के लिए। अगर आपको ईएमए लगाना ही है, जो सबसे बेहतरीन ईएमए जो कैप्सूल्स के लिए जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है ईएमए 9 और ईएमए 7। अब ईएमए 9 और ईएमए 7 समझने से पहले ये मालूम करो कि ये है क्या। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है। अगर मैं आपको एक्सपोनेंशियल इस रॉकेट के तरीके से बताऊं, जब भी अगर आप रॉकेट या जब भी अगर आप कोई फास्ट बॉलर को देखें, वो जोर से आके बॉल को तेज फेंकता है, वो जो हाथ से निकलता है ना बॉल क्रिकेट का, वो एक इतनी तेजी से बैट्समैन की तरफ जाता है कि उसकी स्पीड, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल स्पीड, यानी एकदम जर्र बोल के स्पीड से आती है। तो उसको एवरेज में इन्होंने कैसे प्लॉट किया, उसका मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यानी 2 चीजें होती हैं। अगर क्रिकेट का कोई बॉलर जोर से बॉल को फेंकेगा, फॉर एग्जाम्पल, इसकी तो एक होती है स्पीड, हो सकता है ये 90 किलोमीटर पर आवर हो, 100 किलोमीटर पर आवर हो, तो ये होगी स्पीड। स्पीड कैसे कैलकुलेट करें, यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को आप डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं तो मिलता है स्पीड। मगर यहां पे मुझे क्या बताना चाह रहा हूं कि ये 90 किलोमीटर ये पूरे ड्यूरेशन में हुआ। अगर शुरू का अगर पकड़े, यहां पे हो सकता है 110 किलोमीटर पर आवर, 150 या 160 किलोमीटर, यानी यहाँ की जो स्पीड होती है ना, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो उसको पकड़ते हैं ये इंडिकेटर जिनके नाम होते हैं ईएमए। ईएमए कैप्सूल स्ट्रेटेजी में कैसा फायदा करते हैं, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। ये समझ लें कि ईएमए 2 टाइप के मैं यूज कर रहा हूं। नंबर 1 ईएमए होता है 9, ईएमए 9। ईएमए 9 जब भी अगर आप वीकली चार्ट डालोगे या मंथली चार्ट डालोगे, ईएमए 9 ले लो। ईएमए 9 क्या करेगा, आपको आराम से बता देगा कि वीकली में कब एंट्री या वीकली का जो स्टॉक आपने जो लिया है कि क्या वो ईएमए के ऊपर है या क्या ईएमए के नीचे है। बहुत सारे चार्ट पे मैंने स्टडी किया, ईएमए 9 वीकली और मंथली कैप्सूल के मंथली चार्ट्स पे एकदम सटीक बैठता है। तो ये लोग, आप लोगों के लिए तो इंशाल्लाह होमवर्क भी होगा। समझ जाओ, मैंने ईएमए के बारे में बता दिया। ईएमए 9 सिर्फ और सिर्फ मंथली और वीकली चार्ट्स या वीकली कैप्सूल के लिए इंशाल्लाह काफी मददगार होगा। उसी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई हम तो डे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कोई बात नहीं। डे या समझ लो कि स्विंग ट्रेड, डे का मतलब कभी ना समझे कि सुबह में लिए शाम में बेच दिए, नहीं। स्विंग ट्रेड का मतलब है 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन।
अब उसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा चौथा दोस्त, जिसका नाम है EMA7। मैंने सिर्फ 3 ही इंडिकेटर बताए आज, मैंने उसको कहा कि 4 दोस्त हैं, RSI, CCI, EMA7 डे के लिए, EMA9 वीक एंड मंथ के चार्ट की। जी जी, कोई बात कर रहे हैं? किसी कोई सवाल है? जी जी, पहले खत्म कर लेता हूं, उसके बाद सवाल ले लेता हूं। तो EMA7 किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? जैसे मैंने कहा कि अगर कोई फास्ट बॉलर बॉल को फेंक रहा है, यकीन मानिए वो जो शुरू का जो वक्फा होता है ना, वो बहुत तेजी से बॉल आता है, तो इसको वो कैलकुलेट कर रहे हैं एक फार्मूला के तहत। EMA को आप प्राइस से मल्टीप्लाई K से करते हैं। K का मतलब 2 डिवाइडेड बाई N+1, N का मतलब नंबर ऑफ डेज इन EMA, T का मतलब टुडे, Y का मतलब यस्टरडे। तो ये EMA का फार्मूला ये है भाई। हमको ये फार्मूले में से जाके ज्यादा वक्त को और दिमाग को जाया नहीं करना है। सिंपल सा इंडिकेटर है, आपके चार्ट पे क्लिक करो, इंडिकेटर की जगह पे EMA डालो, सेलेक्ट कर लो 7, बस एक कलर डाल दो, कलर डाल के आप अपने प्लॉट को देखो। मैं दोबारा कह रहा हूं, जो भी लोग डे कैप्सूल, डे सीड, अपनी खेत, पड़ोस का खेत, आपको लगता है कि मैं उस पर लॉस कर रहा हूं, मेहरबानी करके EMA7 के नीचे आ गया, आपको क्रॉस डाउन तक नहीं बैठना है। EMA7 के नीचे अगर पूरा कैंडल बन गया तो निकल जाओ। तो इस तरीके से मैं EMA को देता हूं 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 EMA। 7 EMA बहुत बेहतरीन दोस्त बन जाएगा आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। दोबारा कह रहा हूं, मैं जितने भी यहाँ पे जो ट्रेड्स लिया हूं, स्टॉप लॉस नहीं लगाता। क्यों? अपने खेत में स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेफ जाता है, भले वो सीड्स में हो या रोजाना के जो मतलब डे के सीड्स में या डे का कैप्सूल हो या सनफ्लावर में हो या मंथली या फार्म में हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस लगाता नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए ये EMA7 को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे आप बोलोगे डॉक्टर साहब हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, हम अपने ट्रेड्स अच्छे से सेलेक्ट कर ले रहे हैं, फिर भी आप नए नए हैं तो इनका इस्तेमाल करें। मुफ्ती साहब ये चार्ट को जरा गौर से देखना है, आपको नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। अभी देखिए, ये मैंने ट्रेड लिया है फॉर एग्जांपल। अब मैंने जब ट्रेड, ये भी जो भी कंपनी है मेहरबानी करके जो ट्रेड्स यहाँ दिखा रहे हैं उनको बगैर स्टडी करे मत लें। अब मैं बता रहा हूं कि ये अगर मैंने ट्रेड जुमेरात को लिया या जुम्मे को लिया तो मेरे पास क्या रीजनिंग थी भाई ट्रेड लेने के लिए? मुफ्ती साहब बोलोगे मंथली क्रॉसओवर था डॉक्टर साहब, वीकली था, डेली था, आपने 15 मिनट में एंट्री कर ली, ऑर्डर बुक देख ली, ऑर्डर बुक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 0.5% का डिफरेंस उससे भी कम था, तो आपने ट्रेड ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्योंकि लोगों के अंदर एक वो है कि क्या है इंडिकेटर, कुछ तो दिखाओ भाई डॉक्टर साहब, बगैर इंडिकेटर के मैं कैसे ट्रेड कर लूं, क्या भरोसा करूं? तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर नंबर 1 आपने इसको फॉलो कर लिया, ठीक है। ये तो हो गया ना मुफ्ती साहब, इसकी स्टडी आप तक बताई। अगर आपको मैं बताऊं CCI, अब आप CCI देखो कि मैंने ट्रेड यहां पे लिया होगा ना, यहां पे करेक्ट। CCI 100 प्लस के ऊपर है, कितना है बताइए? ये है ना +100, करेक्ट। और CCI की दंडी भी देखिए ऊपर है, करेक्ट जी जी। अब RSI देखिए, RSI कितना है? ऊपर है, ठीक है। ट्रेड ले लिए। अब ये 70 के पास है और 80 के जोन पे है, समझिए। फ्राइडे के दिन ये बहुत अच्छा भागा है। फ्राइडे के दिन कितना भागा है? ये अच्छा भागा है, करीब शायद 8 या 10% भागा है। तो अभी आप बताओ कि RSI 80 की लाइन को टच कर दिया, बताइए, और 70 लाइन के ऊपर आ गया। अब जब हमने ट्रेड लिया था तो यहां पे था वो 69 68 था होगा, हमने ले लिया। तो क्या आप लेना पसंद करोगे इस जगह पे? जी जी। आप 70 के ऊपर लेना पसंद करोगे? नहीं 70 के ऊपर नहीं, 70 के नीचे। ये हो गया आपका ओवर ब्रॉड जोन, या इसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई? ये चार्ट से मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप कैप्सूल स्ट्रैटेजी को समझ लिए, उसके बाद आपने कंडीशंस पूरे कर लिए, तो आपको सिर्फ CCI देखनी है। CCI अगर +100 के ऊपर है तो आप ले लो। CCI का कोई लेना देना नहीं है, 100 120 140 200 250 इसका लिमिट ही नहीं है। CCI जैसा RSI में 0 to 100 है, CCI में कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ आपको +100 के ऊपर है ना जरूरी शर्त है।
अगर वो माइनस की तरफ चला जाए तो आपको ट्रेड छोड़ देना चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब, बात क्लियर होगी यहाँ पे? जी जी। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे एनसीएल इंडस्ट्री है। अगर किसी को बोले कि एनसीएल इंडस्ट्री आप मंडे के दिन इस तरीके से प्रेजेंट कराए, आपके कैप्सूल की शर्तें पूरी हो गई हैं, क्रॉसओवर्स पूरे हो गए हैं, आपने सीसीआई इंडिकेटर लगाया, क्या आप इस सीसीआई इंडिकेटर के इस डायरेक्शन पे लेना पसंद करेंगे मुफ्ती साहब? नहीं, ये 100 से नीचे आ गया, ये 100 से नीचे जा रहा है। और इसी तरीके से आप देखिए आरएसआई भी नीचे गिर रहा है। तो आप लोग इन छोटे छोटे चीजों को ऑब्जर्व कर लोगे, आपका ट्रेड भले ही मंडे मत ले, ट्यूसडे मत ले, हो सकता है वेडनेसडे को ये दूसरे शर्तों को पूरा करके आपको दे देगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सीसीआई आरएसआई के साथ साथ ईएमए 7 एंड ईएमए 9 की इंपॉर्टेंस आपको लाइव चार्ट पे बताता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं एक ईएमए 9 है। ईएमए 9 मैंने कहा कि वीकली और मंथली चार्ट्स के लिए बड़ा फायदेमंद है। आप मुफ्ती साहब गौर से देखना कि ये ईएमए 9 की जो लाइन है ये ब्लू लाइन है, ठीक है जी। और हमने जो चार्ट लिया है मंथ का, आपको याद है जब भी मैंने कहा कि मंथ का जब भी क्रॉसओवर होगा, ठीक है, सेकेंड मंथ में आपने एंट्री लेनी है। एंट्री कहां पे लेनी है मुफ्ती साहब? सेकेंड मंथ में। अब आप देखो ये क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस यहां पे इस कैंडल का, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ईएमए 9 के ऊपर आ गया, बराबर। तो यानी ये अब पूरा जितने भी दिन या महीने चलेगा ना, ये जब तक ये देखिए पॉजिटिव कैप्सूल रहा, ये ऊपर ही रहा ईएमए 9 के। जैसे ये मंथली क्रॉस डाउन यहां पे इस रेंज में हो गया, ये देखिए यहां पे नीचे आ गया, करेक्ट। ये एक ही एग्जांपल नहीं है, उसी चार्ट में देखिए ये पूरा नेगेटिव मंथली कैप्सूल रहा, दोबारा पॉजिटिव कैप्सूल यहां पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? ये यहां पे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए पूरा नीचे था, ये ईएमए 9 के नीचे 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 था। अब यहां पे जैसी इस बार पे सेकेंड, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सेकेंड वाला देखिए ऊपर आ गया और ये पूरा ऊपर 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 ही रहा, यहां तक भी ऊपर रहा, ये नीचे आ गया यहां पे, तो ये देखिए नीचे चला गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ईएमए 9 की इंपॉर्टेंस मंथली कैप्सूल और वीकली कैप्सूल के लिए काफी स्टडी के बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये काफी इन्हें सजेस्टिव है। सजेस्टिव मतलब साथ देता है। मैं तो आपको कैप्सूल स्ट्रेटेजी इसके बगैर ही बता दिया हूं, सिर्फ आप इसी पे कारोबार कर लो तो भी काफी फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कुछ इंडिकेटर्स और चाहिए, कुछ और सपोर्टिव इंडिकेटर्स चाहिए, इसीलिए आज की क्लास में 4 इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट आएगा डे के लिए ईएमए 7। मुफ्ती साहब डे के लिए कौन सा इंडिकेटर लेंगे? ईएमए 7। अब बोलिए कि आपने कहा कि भाई यहां पे एक डेली क्रॉसओवर हो गया, आप सेकेंड डे पे बैठोगे, देखो सेकेंड डे पे क्या हो गया, ये कैंडल ईएमए 7 के ऊपर आ गया ना जी, ऊपर 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 गया। अब ये यहाँ पे ओपनिंग था, ये यहाँ पे क्लोजिंग था। तो अगर ऐसा अगर आपको मिला ना तो एग्जिट कर लो, क्योंकि अगला कैंडल बिल्कुल नीचे ही जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, तो एग्जिट कर लो। तो ये हो गया आपका एक डे कैप्सूल 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए नीचे नीचे गया है, ये बता रहा। अब नया बताता हूं, ये आपका हो गया डे 1 क्रॉसिंग, डे 2 क्रॉसिंग पे बैठ जाना है। तो डे 2 क्रॉसिंग पे देखिए ये ग्रीन कैंडल में येलो में दिखाता हूं, ये ऊपर चला गया ना ईएमए 7 के ऊपर। अब ईएमए 7 को रेस्पेक्ट करते हुए बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। जैसे आपको ये दिखा कि नीचे आ गया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। ये अच्छा खासा 25-30% मुनाफा दिया है सिर्फ अगर आप ईएमए 7 को लेकर चलोगे डे कैप्सूल में, तो भी आपको एक नसीहत मिलती जाएगी। तो ये रहे आपके ईएमए 7 एंड ईएमए 9 के इंडिकेटर्स। तो इस तरीके से आज की जो टॉपिक 1 थी मुफ्ती साहब, वो थे कैप्सूल के 4 यार, आरएसआई, सीसीआई, ईएमए। ईएमए में 2 हैं, ईएमए 9 मंथली के और वीकली कैप्सूल के लिए, ईएमए 7 है डेली के कैप्सूल। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था बादल, भाई जब गहरा यानी जो डार्क क्लाउड्स बनते हैं तो उस डार्क क्लाउड्स बनने के पीछे फंडामेंटल छुपे हुए रहते हैं। जब आप इसके ये स्लाइड के बगैर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो, साफ बता रहा हूं मुफ्ती साहब, इस स्लाइड के इस नॉलेज के बगैर भी आप ट्रेड ले रहे हो, हमने काफी प्रोटेक्टिव हमने ट्रेड्स लिए हैं। पहले तो हमने मंथली क्रॉसओवर देखा, वीकली देखा, डेली देखा, उसके बाद हम बैठे।
अगर खुदा ना खास्ता उस कंपनी के ट्रेड को यानी कोई नेगेटिव न्यूज से या कोई उसकी रिजल्ट खराब से या फलाना कुछ भी बुरा होना है, वो बुरा होकर ही रहेगा, हमको इंडिकेटर दे देगा क्रॉस डाउन। याद रख लें, वो काली डंडी नीचे आ जाएगी, काली डंडी नीचे मतलब आपको ट्रेड छोड़ देना है। फिर भी क्योंकि आप माशाल्लाह मेरे साथ 2-3 हफ्ते से बने हुए हैं, सिर्फ आपको चंद पॉइंट्स का इल्म देके मैं इस क्लास को खत्म करता हूं, जिसमें आपको देखनी है बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स, जैसे कि लास्ट 3 क्वार्टर के सेल्स पॉजिटिव हो, लास्ट 3 क्वार्टर्स के अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव हो, ऑपरेटिंग मार्जिन अगर 10% से ज्यादा हो, आरओसीई के मतलब रिटर्न ऑन क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 15 हो, रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15 हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 10 हो, सेल्स ग्रोथ मोर देन 10 हो, ईपीएस पिछले 3 साल का मोर देन 15 हो। अगर जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उस दिन अगर उसका 52 वीक हाई से 20% गालिबन नीचे है तो बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, और मार्केट कैप मोर देन 1000 करोड़ हो। आपको अगर ये फंडामेंटल पॉइंट पूछोगे क्या ये फंडामेंटल पॉइंट स्विंग ट्रेड के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल नहीं। स्विंग ट्रेड प्योरली टेक्निकल बेसिस होती है, फंडामेंटल पॉइंट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। इवन मैं कहता हूं कि सनफ्लावर के लिए भी आपको बेसिक फंडामेंटल का सोचना नहीं है। सनफ्लावर हो, डेली सीड्स हो, मेहरबानी करके, मैं नहीं चाहता कि जो लोग नए हैं जो ट्रेडिंग से कुछ कमाना चाह रहे हैं, इन ज्यादा अंग्रेजी वाली पॉइंट्स में पढ़कर आप फंसे। फिर भी ये स्लाइड में आपको शेयर कर देता हूं, screener.in पे जाके आप वो स्टॉक का नाम डालो, ये पॉइंट्स को देख लो। अगर आपको ये पॉइंट्स में पूरे भी नहीं तो नहीं, कम से कम अगर समझो कि मैंने 3, 4, 10 पॉइंट दिए हैं, 7 या 8 पॉइंट मिल जाते हैं तो भी आप उस ट्रेड को ले सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे बड़े अजीज जो हैं फैजान अली साहब, उन्होंने फंडामेंटल की भी एक शीट बनाई है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी शीट आपको प्रोवाइड करें, ताकि उस शीट में सिर्फ आपको ट्रेड का नाम डालना है, वो आपको पॉइंट्स बता देगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि फैजान भाई जो आके फंडामेंटल के बारे में 4-5 मिनट बताएं। उसके अलावा हमारे चैनलों पे माशाल्लाह बड़े बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, जैम भाई हैं, उनको आप टैग करके फंडामेंटल का आप सवाल पूछ सकते हैं, शाकिर सर हैं, उनको भी टैग करके पूछ सकते हैं। हमने इन दोनों से इजाजत ले ली है कि अगर हमारे सेशन से जो लोग सीख के सवाल पूछना चाह रहे हैं, फंडामेंटल का सवाल मुझसे कोई नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूं, मुझे फंडामेंटल्स कुछ नहीं आते। हाँ, आगे चल के, क्योंकि ये कैप्सूल यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ है, कभी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब जब अल्लाह मेरे इस दिमाग में कोई भी अच्छी इल्म देगा, मैं बैठूंगा आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस इल्म को आप लोगों के साथ एकदम बांटते फिरते रहूंगा। तो मुफ्ती साहब, यहाँ पे सेशन का पहला हिस्सा खत्म हो गया। आगे हमारे आने वाले संडे लाइव में क्या क्या होगा वो सब चीजें बताई जाएंगी। आप एक एक का हाथ देखें, किसी को कोई सवाल है तो उनके सवाल लेते जाए। मेरे 1-2 सवाल है हजरत। EMA 7 और EMA 9 जो आपने बताया, तो ओके। वो डिफॉल्ट है कि वो उसमें सेटिंग करना पड़ेगी? मुफ्ती साहब का बड़ा सिंपल सा और बिल्कुल वो जानबूझकर सवाल पूछे हैं, तो नहीं, मैं इस नहीं वजह से पूछा मैंने। नहीं EMA मैं हजरत EMA 7 EMA 9 में जानता तो हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी अप्लाई नहीं किया, इसलिए नहीं कह रहा मुफ्ती हूँ। साहब, मैं आपकी क्वेश्चन समझ गया, आपने अच्छा सवाल किए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना इंडिकेटर हटा देता हूँ, ठीक है? ये हटा दिया ना, करेक्ट? जी। अब आपको क्या लग रहा है, एक कोई स्टॉक बताओ ना जिसमें आप हैं, ताकि लाइव समझने में मजा आ जाएगा। पदमजी पेपर। पुदमजी पेपर प्रोडक्ट्स। अभी मुफ्ती साहब इसमें एक तो ऊपर के हिस्से में चार्ट चल रहा है, नीचे के हिस्से में मैकडी चल रहा है। तो आपने क्या किया, मंथ का देखा, मंथ में तो डाउन है, ठीक है, वीक में देखा, वीक में तो अप है, डे में देखा। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ईएमए आपको लगाना है, 7 या 9? इसमें 7 लगेगा, मैंने डेली के हिसाब से लिया है इसको। अच्छा, आपने डेली के हिसाब से लिया, तो मैं देखिए यहाँ पे इंडिकेटर में जाता हूँ, EMA डालता हूं, तो EMA क्रॉस ले लेना आपको, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग को आप ऐसे सेटिंग में ओपन करो, EMA 7 है, स्टाइल देखो, आप कलर कर दो इसको रेड, ठीक है, और जरा मोटा कर दो, ठीक है। अब आप छोड़ दो, अब आपको इसको ओपन कर देना EMA 7।
अब आपको क्या लग रहा है मुफ्ती साहब कि ये EMA 7 की लाइन जिस तरीके से ये कैंडलों पे जा रही है, तो ये जो हुआ है आपके EMA 7 के ऊपर आ गया है। जी जी, इसमें आपको क्या सवाल पूछना है बताइए। नहीं बस वो समझ गया, ये डिफॉल्ट है, बस यही पूछ रहा था मैं, मतलब उसमें कोई सेटिंग नहीं करना है बस। ठीक, ये में ठीक है, 9 भी ऐसे ही रहेगा ना, खोलते के साथ मतलब वो 9 ही रहेगा। इसी से दिखाता हूँ। EMA 7 को मैं छुपा देता हूँ, EMA 9 को जाहिर कर देता हूँ जो ब्लू लाइन में है, और मैंने कहा EMA 9 आपको वीकली और मंथली पे जाना है। अब आप जी मुफ्ती साहब मंथली पे डाला, हम मंथली से हम अपने कोई भी स्टॉक्स को ढूंढते हैं, और जब आप मंथली से ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि ये EMA 9 मंथ के ऊपर आ चुका है, तो पुदुम जी जी, पेपर आने वाले महीनों में क्या हो सकता है? ऊपर आएगा। ये अंदाजा है कैप्सूल की नॉलेज आपको मजबूत कर देगी, मजबूर नहीं करेगी, समझिए बात को। अब आप यहाँ पे ये उम्मीद में हो जाते हो कि भाई डॉक्टर साहब ने यहाँ पे EMA 9 का एक तड़का लगा दिया है, उसको कंफर्म कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि मैंने पुराना टेस्टिंग किया, यहाँ पे क्या दिख रहा है? EMA 9 ऊपर है नीचे है मुफ्ती साहब? ऊपर, ऊपर। नहीं, ये नीचे है, नीचे। ये ऊपर हो गया, हाँ नीचे है, नीचे है, ठीक। तो ये जब ऊपर हो गया ना, ये समझे गालिबन दूसरे या तीसरे महीने पे ऊपर हो गया, करेक्ट? जी मैं परफेक्ट तो नहीं, देखिए कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, अंदेशा, समझ रहे बात? आप ये बात को जी जी, आपने सेकेंड मंथ पे ले लिया, भले ही ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा होगा, मगर EMA 9 ने कंफर्म कर दिया कि वो 100% ऊपर हो गया, ऊपर 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 जाते गया, यहां पे नीचे आ गया। देखिए ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि अगर क्लोज प्राइस EMA 9 के नीचे आ गया ना, तो उसकी ट्रेड की जो गर्मी है ना, खत्म हो गई, वहाँ एग्जिट बात हो क्लियर रहा हो है। गई। इसीलिए इसको कह रहा हूं कि EMA 9 को एक रहबरी के लिए रखें। आप अपने स्टॉक इतना सारा पैसा लगा रहे हो, कुछ तो भी एक रहबरी तो होना चाहिए ना आप लोगों को, बगैर रहबरी के रखेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इसी स्टॉक पे EMA 9 को वीक पे डाल देता हूं, जरा गौर से देखना मुफ्ती साहब वीक पे क्या हो रहा है। ठीक है, जी, अब आप वीक पे देखो कि ये दिख रहा है आपको क्या हो गया है, ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या हो गया है, ऊपर है, ये देखिए नीचे हो गया, ये देखिए क्या हो गया, 60। हाँ ये में 9 नीचे है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए, ये बार बना ना क्रॉस ओवर, ये देखिए ऊपर चला गया, जी, ये देखिए अच्छा खासा ऊपर 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 रहा, यहाँ पे इसने डंडी नीचे कर दी, ये जो काला जो कैंडल है वो रेड है, वो ये देखिए नीचे हो गया। यानी ये एक बहुत, यानी समझ लो कि आपको एक हिम्मत देगा कि भाई हाँ, मैंने क्रॉस ओवर कैप्सूल की स्टडी भी कर ली, साथ में मैंने EMA 7 और 9 का तड़का लगा दिया। ठीक है मुफ्ती साहब, किसी और का कोई सवाल है तो आप। ये EMA 7 और 9 की लाइन के नीचे पूरी कैंडल बनना चाहिए या सिर्फ क्लोजिंग हो जाए तो ही काफी है? नहीं, अलग अलग लोग, अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग टाइप से लेते हैं। मैं आपको क्या कह रहा आपका हूँ, क्या? मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम वीक पे ले रहे हैं और मंथ पे ले रहे हैं, तो ये जो पूरा कैंडल होता है ना, अब यहाँ के जो चार्ट पे वीक पे बना है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये कैंडल जिस तरीके से ना, अब ये देखिए ओपन यहाँ पे हुआ EMA 9 के उस हफ्ते पे, मगर क्लोज ऊपर ही रहा, तो मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूं। अगर इसने ओपन ओपन EMA 9 के ऊपर हुआ मगर क्लोज नीचे चला गया, तो चलो इसके अंदर की खत्म होगी बात, स्टोरी एंड। बात समझे? दोबारा, हाँ क्लोजिंग देखना है आपको बस। हाँ, ये देखो ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ गया, तो फिर भी मैं जरा बहुत इसको मेंटेन रखूंगा, बोलूंगा कि ये क्लोज तो ऊपर हुआ है, अभी जाने दो। देखिए ऊपर चला गया, करेक्ट? जी जी जी, दोबारा समझे बात को, EMA 9 पे इसने ओपन नीचे हुआ EMA 9 के उस हफ्ते, मगर हफ्ते के खत्म पे इसने क्लोजिंग ऊपर हो गई, तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी भी जान है, तो इसीलिए देखिए अगला बढ़ गया। आपने पूछा मैं कैसे रीड करता हूं, मेरा रीड करना जरूरी नहीं कि आप भी वैसे रीड करें। मैं ऐसे रीड करता हूं कि अगर, जरा साउंड बंद कर ले, ओपन EMA 9 के ऊपर हुआ, नीचे चला गया, तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूं। बात क्लियर हो गई? जी जी, अगला किसी का सवाल ले ले। मैं आमिर भाई ने हाथ उठाया है। हाँ पूछ ले आमिर साहब से, क्या उनका सवाल है? हजरत पूछें क्या बोलना चाह रहे हो? मैं आमिर भाई, उनका माइक चालू होगा ना? नहीं, आमिर साहब, अच्छा मैं यहीं से देख लेता हूँ, छोड़िए। आमिर साहब का है ना सवाल, आप मेरे को बताते जाए। आमिर साहब कितने सारे हैं माशाल्लाह लोग, मैं अभी देख रहा हूँ इतने सारे हजरात बैठे हैं, मुझे पता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। आमिर साहब शाम में भी मैं सवाल ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं एकांत दिख रहा है तो
आकिब अकबर शेख करके हैं, वो भी हाथ उठाए हुए हैं। एक एक को मैं अलोक कर रहा हूँ, जिन जिन को अलोक किया हूँ वो बात करके पूछ सकते हैं। अरशद अमीन को मैंने अलोक किया है, इंतजार रंगरेज को अलोक भी हाथ किया है। उठाया था। जो जो हजरत हाथ उठाए मैं उनके बात करने के लिए अलोक कर रहा हूँ, सवाल पूछते जाएं। वैसे शाम में 10 बजे आपका सेशन होगा सवाल जवाब का। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं, नाम बताइए। फैजान बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए फैजान भाई, खैरियत है? बस अल्लाह का करम है। मैं ये कह रहा हूँ हजरत, जैसे आईपीओ को जिस दिन खुलता है उस दिन बेच सकते हैं? हाँ ये सवाल आपको अगले टाइम लेंगे फैजान भाई, गलत जगह पे गलत सवाल पूछ रहे हो। यहाँ पे कैप्सूल स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है, आप आईपीओ को क्यों ला रही है बीच में? जी बारी भाई पूछिए। जी डॉक्टर साहब, ये पूछ रहा था मैं आपसे कि इसमें जो हम लोग ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, ये तो माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाय कर दे, बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसमें हमें पैरेलली क्या सेक्टर का भी देखना है क्या, कौन सा सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ ईसीजी देखता हूँ। सिर्फ ये दिख रहा है आपको, सिर्फ इसी इसमें ना मैं मैकडी लगाता हूँ ना कुछ, सिर्फ ये डंडियां देखता हूँ बस। जी, इसके अंदर मतलब वो सेक्टर है, निफ्टी है, सेंसेक्स है। भाई इतनी सिंपल लॉजिक है कि कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपकी डाउट वाजे है कि बोले भाई सीमेंट सेक्टर खराब हो गया, नहीं चल रहा है, तो खराब मतलब डाउन, निकलो बस, छोड़ो, कहाँ उसमें फंसे रहोगे? क्यों अपना मेहनत का पैसा सालों तक क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब, ये इंतजार करना मुनासिब है क्या? इतने साल, इतने पीरियड, इतना देखिए, ये मैं वीक में रखा हूं, इतने हफ्ते, 20-15 हफ्ते थोड़ी मैं वेट करते बैठूंगा, नहीं। जब इसका सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बराबर। जी जी नेक्स्ट हाफिज। अरशद अमीन, जी जी हाँ बोलिए। सर, मैं ये इससे रिलेटेड नहीं है मेरा क्वेश्चन। सर मेरे पापा की माँ बताया था ना तबीयत खराब है, बस उनके लिए ओके, दुआ के लिए बोलना था। मैं आज अपना संडे का लाइव था तो मैं वो खोल लिया हूँ, मैं बोला देखते हैं क्या है, तो सभी मैं हजरात से दुआ है कि हमारे अरशद अमीन साहब के वालिद साहब की तबीयत के लिए सब लोग दुआ करें, उन्हें शिफाए कामिलात नसीब अता फरमाए, जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनके जो जो मामलात है अल्लाह उनको गैब से दूर फरमाए, उनको अच्छे से तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो मुफ्ती साहब सवाल जवाब रात में 10 बजे रखते हैं लोगों को हाँ, अभी, ठीक है? जी जी। तो क्योंकि सेशन को खत्म करना है अभी, समझ लें ये 4 चीजें आज का सेशन का मौजू था। इसमें मैंने 2-3 सवाल ले भी लिए। रात में 10 बजे आपको वीडियो उससे पहले आ जाएगी, पूरा वीडियो देखो, टफ से टफ सवाल पूछो, जो इंडिकेटर बताए गए उनको आप अपने चार्टों पे चलाओ, देखो क्या क्या नतीजे आ रहे हैं, और आपके जो प्रेजेंट ट्रेड्स को देखो कि क्या आप लोग उसमें फंसे हुए हो। अगर वो EMA 7 EMA 9 आपको मदद कर रहे हैं, उन स्टॉक्स में आप हिम्मत करके बैठे रहो, अल्लाह ताला उसके अंदर आपको कामयाबी देगा। मुफ्ती साहब आखिर में सबसे पूछना चाह रहा हूं, कैप्सूल है क्या? व्हाट इज कैप्सूल? आपको इस पिक्चर में लग रहा है कि कैप्सूल के अंदर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल, है ना? यही चीज है ना जी। तो ये तो आपको आज इल्म मिल गया। आप लोगों को मैं आखिरी में ये जरूर बता के इस सेशन को एंड करूंगा कि कैप्सूल कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कैप्सूल एक सोच है। मेहरबानी करके सब लोग ट्रेडिंग की सोच को बदलो। अल्लाह करे आप लोगों की जिंदगी आसान हो गई तो आसान कर लो। अब आप आज के बाद लर्नर नहीं रहे। मैं साफ बता रहा हूं आप लोगों को, जो जो मेरे स्टूडेंट समझ रहे हो, ये जिनको मैं बहुत अच्छे से लेके चला, आज से आप लोग लर्नर नहीं रहे। मेहरबानी करके अर्नर बनो। कब तक इधर उधर घूम के सीखोगे? एक जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी सारी तालीम आपको दे दी है, उस तालीम को इकट्ठा कर लिए, नोट्स बनाओ। मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो भी अच्छे जो स्टूडेंट हैं या सब लोग कोशिश करें कि जैसे मैंने पूरी जो 3 सेशन का खुलासा इन 7 पॉइंटों पे लिख दिया। मुफ्ती साहब कितने पॉइंट्स में मुफ्ती साहब? 7 पॉइंट। आप चाहे तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप एक नोट्स बनाओ, इसको कहते हैं सिनॉप्सिस, समरी, या आपने क्या सीखा इन 3 सेशन से, डॉक्टर साहब ने आखिर हमको बताया क्या, उसको अगर आप नोट बना के पर्सनल में भेजो या ग्रुप में भेजो, मुझे खुशी होगी। मैं सरसरी बता देता हूं कि आप लोगों ने मंथली क्रॉसओवर क्या होता है सीखा। जैसे मंथली क्रॉसओवर होता है उसको मंथली कैप्सूल, जिसके हम नाम दे दिए हैं फार्म या खेत, बराबर मुफ्ती साहब? जी। आप उसके बाद आपने सीखा मंथली क्रॉसओवर के अंदर होता है वीकली क्रॉसओवर, इसको हम वीकली कैप्सूल कहते हैं, नाम है सनफ्लावर, बराबर?
जी जी उसके बाद हमने डेली क्रॉसओवर सीखा, उसको डे कैप्सूल कहते हैं, उसको सीड कहते हैं, बीज। अगर ये तीनों आपके खेत में तो ये होगी घर की खेती। अगर सिर्फ डेली क्रॉसओवर आप कोई दूसरे खेतों में ढूंढ रहे हैं जिसमें भी मंथली क्रॉसओवर, वीकली क्रॉसओवर, उसको कहते हैं बाहर की खेती या बाहर के सीड्स। बराबर मुफ्ती साहब? जी जी हमेशा 15 मिनट का कैप्सूल लगा के एंट्री और एग्जिट कर लो। ऑर्डर बुक देखो, से ही पता चल जाएगा कि वो पेनी स्टॉक है या चूना स्टॉक है, क्योंकि उसका बाई एंड सेल का प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। वहां से आप निकल जाओ या आप परचेज कर लो। छठवां पॉइंट आपको पता आज ही बताया, RSI, CCI, EMA 7 एंड EMA 9 इस कैप्सूल के 4 दोस्त हैं। और बेसिक फंडामेंटल का आप इल्म रख लो। ये 7 चीजों पे आपकी छोटी सी इल्म हो गई। इससे बढ़कर आप लोग और ज्यादा इधर उधर घूमकर टाइम को मत जाया करो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह आपको जो एक जरिया दे रहा है, ट्रेडिंग से कमाओ, अपने नमाजों में, अपनी इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाओ। आज के बाद आपके पास कोई रीजन बचता ही नहीं कि कोई बोले कि हमें ट्रेडिंग नहीं आती। बोलिए मुफ्ती साहब, सही है गलत है? सही बात, बिल्कुल सही बात। ये आप लोगों को सेशन पर सेशन ही करना है या कुछ और अपने ऊपर इस दिए हुए इल्म को जाहिर तौर पे अमल में लाना है? बोलिए मुफ्ती साहब। अब 5 दिन कमाना, 2 दिन खर्च करना। नहीं, वो तो सही। मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैंने इतनी मेहनत करके इतने सेशंस लिए, क्या उस इल्म के बाद और दोबारा सेशन पे सेशन चाहिए या अब इस इल्म को जाहिर तौर पे, अमल तौर पे लाना है? जी मैं वही बता रहा हूँ, अमल करना है। 5 दिन कमाएंगे, अब 2 दिन सीजन ना करके घूमेंगे फिरेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आखिरी में मैं कहता हूं कि भाई देखो, ये जो भी इल्म जब अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने उसको बचा के या छुपा के नहीं रखा, आप लोगों में मैंने जाहिर कर दिया। जब मैं यहाँ बैठकर आपसे 100, 150, 200 लोग से मुखातिब होकर कोशिश करता हूँ कि सिखाऊं, हमारे ग्रुप में बहुत जरूरतमंद लोग बैठे हैं, बेचारे खुल के मैसेज भी नहीं करते। अगर किसी भाई का, किसी बहन का मैसेज आए, भाई भाई को पर्सनल में मैसेज करे, बहन अपनी बहन को पर्सनल में मैसेज करे, उसको बताएं। अगर वो पूछती है कि IPO क्या है, वो पूछती है कि ये क्या है फलाना, तो आप उसको ग्रुप में मत जवाब दें, पर्सनल में से इजाजत लेके बोलें कि ये बहन ये है, ये इंडिकेटर ये है। तो भाई आप लोग एटलीस्ट 8 से 10 लोगों को हाथ पकड़ के उसके सिखाओ। इंजीनियर्स बैठे हैं पे, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इतने सारे बड़े बड़े टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। भाई आपकी आज से जिम्मेदारी बन गई, हमारी कौम को लेकर चलो, साथ में लेकर चलो। खुद कब तक खाओगे, खुद कब तक कमाओगे? ये वक्त आज जो हमको मिला है ना, हो सकता है ये मौका भी अल्लाह हमसे छीन लेगा कि आज हम चैनलों में बैठे हैं। किसी की बुराई मत करो, किसी की गीबत मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। अल्लाह ने हमको अच्छा मौका दिया है कि आज हम हमारी उम्मत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। सही है नहीं अपने मुफ्ती साहब? सही बात है। तो आखिरी में ये सेशन जब खत्म हो गया, आप लोग ये ना सोचे कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। अब ये सेशन आगे बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने मुफ्ती साहब? आगे और बढ़ेगा, कैप्सूल क्लिनिक की शक्ल में आ जाएगा। आने वाले इतवारों में हर इतवार को 45 मिनट के लिए कैप्सूल क्लिनिक खुलेगी। कैप्सूल क्लिनिक का बेसिक फाउंडेशन या बेसिक बुनियाद ये है कि उस क्लिनिक में आप लोग आओ इतवार की सुबह में कि डॉक्टर साहब इस स्टॉक को मैंने कैप्सूल के अंदर लिया, मुनाफा हुआ, खुशी हो के सबको बताओ। कहीं फंसे हुए हो तो मैं हूं, मुफ्ती साहब हैं, और जो लोग अभी एक्सपर्ट बन चुके हैं वो आपको गाइड करेंगे। यानी आपके स्टॉक्स की बीमारी का इलाज इतवार के दिन 45 मिनट 45 मिनट हर इतवार को ये कैप्सूल क्लिनिक खुलेगी। क्या राय है मुफ्ती साहब, सही है? सही बात है जी, इंशाल्लाह। ये नहीं कि हमने स्ट्रैटेजी बता दी और कहीं अपनी दुनिया में खोए, नहीं। एक जिम्मेदारी है, एक मुहिम है, एक क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब उर्दू में, रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं आप? इनकलाब। हाँ, आप लोग ये समझो कि आप जब ट्रेड लोगे इस स्ट्रैटेजी से, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे को लेकर चलने के लिए हमको मदद करेंगे। कैप्सूल क्लिनिक हर इतवार को आने वाले संडे सेशंस में चालू हो जाएगी। आने वाले संडे सेशंस में इंशाल्लाह IPO के बारे में भी बताया जाएगा। आने वाले संडे सेशंस में मुफ्ती अकराम हैं, वो लोग आपको दीन और दुनिया की भी बातें करेंगे। आने वाले संडे सेशंस अक्टूबर में आपको मुफ्ती साहब ये कैप्सूल इस तरीके से दिख रहा है,
अगर आप मिरर में देख रहे हैं तो उल्टा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने इशारा दे दिया कि अक्टूबर में कैप्सूल्स की उल्टी पढ़ाई शुरू होगी। ये जब उल्टी पढ़ाई पढ़ेंगे तो और बड़ा बेहतरीन समझ में आएगा। दुआ है कि आप लोग हमें हमारे साथ ऐसे ही बरकरार देते रहेंगे। ये पिक्चर को मैंने क्या किया, प्यास को मैंने बाहर से लाया। अब आप सोचो इसको अंदर से जब वापस जाऊंगा तो इसके अंदर और इल्म में इजाफा हो जाएगा। चले मुफ्ती साहब सेशन को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआ करा लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।